नमस्कार। आज हम हृदय के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता जितना कि बाएं निलय पर जाता है। हाँ बिल्कुल। ये पर्दे के पीछे का हीरो जैसा है, पर काम इसका भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इसकी बनावट और इसके काम करने के तरीके को समझाते हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि इसका डिजाइन कैसा है और ये फेफड़ों तक खून पहुंचाने के अपने खास काम के लिए इतना अलग क्यों है। और ये बात भी तो सोचने वाली है कि फेफड़े तो पास में ही है, फिर भी इसके लिए एक अलग पंपिंग चेम्बर क्यों, और इसकी दीवारें बाएं निलय से इतनी पतली क्यों होती हैं। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दाहिना निलय दिल में होता कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? देखिए, अगर आप हृदय को सामने से देखें तो जो हिस्सा सबसे ज्यादा सामने दिखता है वही ज्यादातर दाहिना निलय होता है। ये स्टर्नम यानी छाती की हड्डी के ठीक पीछे होता है। इसे स्टर्नोकोस्टल सतह कहते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल फ्रंट में। हाँ बिल्कुल। ये बाएं निलय के थोड़ा आगे और दाहिने अलिंद के नीचे होता है। और इसका शेप, क्या ये भी बाएं निलय जैसा गोल होता है? नहीं, शेप इसका काफी अलग है। अगर आप दिल का क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब आड़ा काटकर, तो बायां निलय तो गोल दिखेगा, मगर दाहिना निलय उसके ऊपर एक अर्ध चांद या फिर तिकोने आकार में लिपटा हुआ सा लगता है। क्रिसेंट शेप कह सकते हैं। अर्धचंद्राकार। इंटरेस्टिंग। इसकी वजह भी होगी कोई खास? अच्छा, इसके आसपास क्या होता है? कौन सी दूसरी संरचनाएं हैं? इसके आगे तो जैसा हमने कहा, छाती की हड्डी, पसलियों के कार्टिलेज और थोड़ा सा बायां फेफड़ा भी। पीछे की तरफ एक मजबूत दीवार होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इसे बाएं निलय से अलग करती है। हाँ, वो तो दोनों के बीच की दीवार है। जी। और ऊपर की तरफ है दाहिना अलिंद, जहां से खून इसमें आता है, और पल्मोनरी क्रंक, जहां ये खून को भेजता है, और नीचे ये डायाफ्राम पर टिका रहता है। तो चारों तरफ से महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो बाहर से तो हमने देख लिया, अब अंदर चलते हैं। इसके अंदर का नजारा कैसा है? सुना है काफी रफ टेरेन है अंदर। हाँ, अंदर की बनावट काफी रफ है और कॉम्प्लेक्स है। मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। पहला है इनफ्लो ट्रैक्ट, मतलब जहां से खून अंदर आता है। ये दाहिने अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के रास्ते आता है। इस हिस्से की दीवारें सपाट नहीं हैं। उन पर बहुत सारे मसल्स के अनियमित उभार हैं, रिज और ब्रिज जैसे। इन्हें कहते हैं ट्रिबेक्युले कार्ने। ट्रिबेक्युले कार्ने, ये नाम तो सुना है। ये खुरदुरापन क्यों? माना जाता है कि ये शायद निलय के अंदर खून के फ्लो को थोड़ा टर्बुलेंट रखता है, जो वाल्व बंद होने में मदद करता हो। और ये दीवारों को आपस में चिपकने से भी रोकता है जब निलय खाली होता है। अच्छा। और इन्हीं ट्रेबेक्युले में से एक बहुत खास है। कौन सा वाला? वो है सेप्टो मार्जिनल ट्रेबेक्युला। लेकिन इसे ज्यादातर लोग मॉडरेटर बैंड के नाम से जानते हैं। मॉडरेटर बैंड, ये नाम तो बड़ा अनोखा है। क्या मॉडरेट करता है ये? बिल्कुल, ये एक तरह का मस्कुलर ब्रिज है जो सेप्टम से शुरू होकर सामने वाली पेपिलरी मसल तक जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ मसल नहीं है, इसके अंदर से दिल की बिजली वाली वायरिंग, मतलब कंडक्शन सिस्टम का एक हिस्सा गुजरता है। ओह, वायरिंग कौन सी वाली? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या एवी बंडल की जो दाहिनी शाखा है, उसका एक हिस्सा इसी बैंड के अंदर से होकर निलय की बाहरी दीवार तक जाता है। तो ये एक तरह का शॉर्टकट हुआ सिग्नल्स के लिए। हाँ, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल तेजी से और सही समय पर पहुंचे, ताकि पूरा निलय एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से सिकुड़े। कमाल है, ये छोटी सी चीज कितनी जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अच्छा, ये तो हुआ इनफ्लो ट्रैक्ट। दूसरा हिस्सा कौन सा था? दूसरा है आउटफ्लो ट्रैक्ट। इसे इन्फंडिबुलम या कोनस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं। ये इनफ्लो वाले हिस्से के ऊपर और थोड़ा आगे होता है। और मजे की बात यह है कि जहां इनफ्लो वाला हिस्सा खुरदुरा था, ये वाला हिस्सा बिल्कुल चिकना होता है। बिल्कुल स्मूथ। हाँ, एकदम स्मूथ। ये ऊपर की तरफ एक कीप यानी फनल जैसा बन जाता है और सीधा पल्मोनरी ट्रंक में खुलता है, जहां से खून फेफड़ों में जाता है। तो खुरदुरे से चिकने हिस्से में खून का रास्ता आसान करने के लिए शायद। अब ये खून आता जाता है तो दरवाजे भी होंगे, वॉल्स। बिल्कुल, बिना वाल्व के तो काम ही नहीं चलेगा। दाहिने अलिंद और निलय के बीच जो दरवाजा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र, उस पर लगा है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प वाला? हाँ, ट्राई मतलब 3। इसमें 3 पत्ते या कस्प होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल।
ये मिलकर छेद को बंद करते हैं। और ये पत्ते बंद तो हो जाते हैं, पर कहीं खून के जोर से वापस अलिंद में ही ना खुल जाए, उनको कौन रोकता है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर एक और शानदार मैकेनिज्म काम करता है। इन कस्प्स के किनारों से पतले लेकिन मजबूत धागे जैसे स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं। इन्हें कहते हैं कॉर्डे टेंडिने। हाँ, हार्ट स्ट्रिंग्स। ये धागे नीचे जाकर निलय की दीवार पर मौजूद खास मसल से जुड़े होते हैं, जिन्हें पैपिलरी मसल्स कहते हैं। दाहिने निलय में आमतौर पर 3 पैपिलरी मसल्स होती हैं। अच्छा, तो ये धागे और मसल्स मिलकर वॉल्व को कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली। जब निलय सिकुड़ता है खून को बाहर फेंकने के लिए, तो ये पैपिलरी मसल्स भी सिकुड़ती हैं। इनके सिकुड़ने से कॉर्डे टेंडिने खिंच जाते हैं और वॉल्व के पत्तों को कसकर पकड़े रहते हैं, उन्हें ऊपर यानी अलिंद की तरफ उलटने से रोकते हैं। मतलब प्रोलैप्स होने से रोकते हैं। इससे खून सिर्फ आगे पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ही जा पाता है, पीछे नहीं लौटता। वाह, कितना सटीक सिस्टम है। अच्छा, ये तो हुई एंट्री की बात। एग्जिट पर कौन सा वॉल्व है जहां से खून बाहर निकलता है? निलय से बाहर निकलने का रास्ता है पल्मोनरी छिद्र, और उस पे लगा है पल्मोनरी वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड से थोड़ा अलग है। ये सेमील्यूनर टाइप का है, मतलब अर्धचंद्राकार। इसके भी 3 कस्प होते हैं जो छोटी जेबों जैसे लगते हैं। जेब जैसे? हाँ, एक एंटीरियर, एक राइट और एक लेफ्ट। इनका काम थोड़ा अलग तरह से होता है। जब निलय से कुड़कर खून पल्मोनरी धमनी में भेज देता है और फिर फैलना शुरू करता है, तो धमनी में जो खून है वो वापस आने की कोशिश करता है। वही खून इन जेब जैसे कस्प्स में भर जाता है और उनको बंद कर देता है। इस तरह खून वापस निलय में नहीं आ पाता। अच्छा, तो ट्राइकस्पिड रोकता है सिस्टोल के दौरान पीछे जाने से, और पल्मोनरी रोकता है डायस्टोल के दौरान वापस आने से। दोनों मिलकर वन वे ट्रैफिक बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था, दीवारों की मोटाई। आपने कहा ये पतली होती हैं बाएं निलय के मुकाबले। कितनी पतली और क्यों? हाँ, दाहिने निलय की दीवार की मोटाई औसतन सिर्फ 3 से 5 मिलीमीटर होती है। सिर्फ 3 से 5 मिलीमीटर? जी। जबकि बाएं निलय की दीवार 8 से 15 मिलीमीटर तक मोटी हो सकती है, मतलब करीब करीब 3 गुना ज्यादा मोटी। 3 गुना? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका क्या कारण है? कारण सीधा सा है, काम का बोझ। दाहिने निलय को खून कहाँ भेजना है? सिर्फ फेफड़ों तक। हाँ, जो पास में ही है। बिल्कुल। और फेफड़ों का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो एक लो प्रेशर सिस्टम है, कम दबाव वाला। अच्छा। तो उसे खून पंप करने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। एक तरह से लोकल डिलीवरी है। और बाएं निलय की डिलीवरी? बाएं निलय को वही खून ऑक्सीजन मिलने के बाद पूरे शरीर में पंप करना है, सिर से पैर तक। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और ये एक हाई प्रेशर सिस्टम है। इसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये समझिए कि नेशनल डिलीवरी है, इसलिए उसकी दीवारें कहीं ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। तो सीधी सी बात है, जैसा काम वैसा ढांचा। कम प्रेशर, पतली दीवार, फॉर्म फॉलोज फंक्शन का बढ़िया उदाहरण। बिल्कुल। अच्छा, अब ये निलय खुद कैसे काम करता है? इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? मतलब इसकी अपनी ब्लड सप्लाई? हाँ, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, मुख्य रूप से दाहिनी कोरोनरी धमनी से, जिसे आरसीए कहते हैं। आरसीए की एक खास ब्रांच है, राइट मार्जिनल ब्रांच। वो दाहिने निलय को ज्यादातर खून पहुंचाती है। और बाईं धमनी से भी कुछ? हाँ, थोड़ा सा योगदान बाएं कोरोनरी धमनी की एलईडी ब्रांच का भी होता है, खासकर जो हिस्सा सेप्टम के पास है। ठीक है। और यहाँ से गंदा खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस कैसे जाता है? उसके लिए छोटी छोटी नसें हैं। एक तो स्मॉल कार्डियक वेन है और कुछ एंटीरियर कार्डियक वेन्स भी हैं। मजे की बात यह है कि ये नसें ज्यादातर सीधे दाहिने अलिंद में ही खुल जाती हैं, कोरोनरी साइनस में जाने की बजाय। अच्छा, डायरेक्ट एंट्री। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताना हो तो दाहिने निलय का मेन काम क्या है? बहुत सिंपल। दाहिने अलिंद से डीऑक्सीजनेटेड खून लेना और उसे पल्मोनरी वाल्व के जरिए पल्मोनरी ट्रंक में पंप करना, ताकि वो फेफड़ों तक पहुंच सके और वहां ऑक्सीजन ले सके। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन का पंप हाउस। एग्जैक्टली, फेफड़ों के लिए डेडिकेटेड पंप। अब आते हैं क्लिनिकल पहलू पर। जब इस पंप में गड़बड़ी होती है तो क्या होता है? क्या स्रोत कुछ खास बीमारियों या कंडीशंस का जिक्र करते हैं? हाँ बिल्कुल। दाहिने निलय की सेहत बहुत जरूरी है और इसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे अगर फेफड़ों की धमनियों में प्रेशर बढ़ जाए, जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर पल्मोनरी वाल्व सिकुड़ जाए, जिसे पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं, तो दाहिने निलय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून आगे भेजने के लिए। मतलब उस रुकावट के खिलाफ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हाँ, और जब कोई मसल ज्यादा काम करती है तो वो मोटी हो जाती है, जैसे जिम में होता है। बिल्कुल। तो दाहिने निलय की दीवारें भी मोटी हो जाती हैं। इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी
ये तो शुरू में शायद मदद करता होगा। हाँ, शुरू में ये एक तरह का अडेप्टेशन है, लेकिन लंबे समय में ये निलय के ठीक से फैलने और भरने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं। और अगर ये ज्यादा काम करते करते थक जाए तो, कमजोर पड़ जाए? अगर ये इतना कमजोर हो जाए कि शरीर की जरूरत के हिसाब से खून फेफड़ों में न भेज पाए, तो उसे कहते हैं राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर, तब क्या होता है? तब खून दाहिने निलय में और उससे पीछे दाहिने अलिंद में जमा होने लगता है। फिर ये प्रेशर पीछे शरीर की नसों में जाता है। और उसका असर शरीर पर दिखता है? हाँ, उससे पैरों में, पेट में सूजन आने लगती है, लिवर बढ़ सकता है, गर्दन की नसें फूली हुई दिख सकती हैं। इसे सिस्टमिक वीनस कंजेशन कहते हैं। बाप रे, मतलब दिल के दाहिने हिस्से की प्रॉब्लम पूरे शरीर पर असर डालती है। जी, और एक और जन्मजात दिक्कत भी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वीएसडी। वीएसडी मतलब दीवार में छेद। हाँ, दोनों निलय के बीच की दीवार में जन्म से छेद होना। क्योंकि बाएं निलय में प्रेशर ज्यादा होता है, तो खून बाएं से दाहिने निलय में लीक करता है। इससे तो दाहिने निलय पर लोड बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, दाहिने निलय और फेफड़ों दोनों पर खून का बोझ बढ़ जाता है। और वो मॉडरेटर बैंड जिसका हमने जिक्र किया था, उसका भी कोई क्लिनिकल इस्तेमाल है? हाँ, वो सिर्फ कंडक्शन के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए एक लैंडमार्क की तरह भी काम करता है। जब इकोकार्डियोग्राफी यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं या सर्जरी के दौरान, तो उसे देखकर दाहिने निलय के अंदर की बाकी चीजों को पहचानने में मदद मिलती है। अच्छा, तो ये पहचान चिन्ह भी है। जी। तो ये थी दाहिने निलय की कहानी। हमने देखा कि ये दिल के सामने है, अर्धचंद्राकार है, अंदर से खुरदुरा भी है और चिकना भी। हाँ, और इसमें ट्रेबेक्युलर कार्ने और वो जरूरी मॉडरेटर बैंड भी है। हमने ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व के काम को समझा, कैसे वह खून का रास्ता कंट्रोल करते हैं। और ये भी कि इसकी पतली दीवारें हैं, इसके लो प्रेशर काम यानी फेफड़ों तक खून भेजने के लिए एकदम सही है। इसका मुख्य काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाना। और हमने देखा कि कैसे हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर या वीएसडी जैसी समस्याएं इसे प्रभावित करती हैं। हाँ, और कैसे ये समस्याएं फिर पूरे शरीर पर असर डाल सकती हैं। और मॉडरेटर बैंड जैसी छोटी सी चीज भी कितनी महत्वपूर्ण है, फंक्शन में भी और डायग्नोसिस में भी। बिल्कुल, सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। हाँ, और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, ये दाहिना और बायां निलय है तो एक ही दिल के हिस्से, साथ ही बनते हैं, पर फिर भी इतने अलग क्यों हैं? स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी। हमने प्रेशर डिफरेंस की बात की, जिससे दीवार की मोटाई का फर्क समझ आता है, पर क्या ये सिर्फ मैकेनिकल प्रेशर का नतीजा है, या फिर इनके डेवलपमेंट में, इनके सेल्स के लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ और गहरे फर्क हैं जिन्होंने इन दो चैम्बर्स को इतना स्पेशलाइज्ड बना दिया है? मतलब क्या ये सिर्फ प्रेशर की वजह से अलग हैं, या इनका बेसिक डिजाइन ही अलग तरह से हुआ है? ये सोचने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि एनाटॉमी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, बल्कि विकास और कार्य की एक पूरी कहानी है। इस गहरी और दिलचस्प